हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं वो है डिवीज़ लेबोरेटरीज लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक में काफ़ी बज़ बना हुआ है बिकॉज ये निफ्टी 50 में भी इंक्लूड होने वाले हैं। और इसके साथ जो दूसरा स्टॉक भी काफ़ी बज़ में चल रहा है वो है SBI लाइफ। तो ये दोनों ही स्टॉक दोस्तों सितंबर 25 से निफ्टी 50 में एंट्री लेने वाले हैं और ये रिप्लेस करेंगे भारती इंफ्राटेल और जी एंटरटेनमेंट को। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि डीवीज लेबोरेटरीज फार्मा इंडस्ट्री को बिलोंग करता है और हम जान लेते हैं कि ये किस किस बिजनेस सेगमेंट्स में काम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये मैन्युफैक्चर करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये बनाते हैं इंटरमीडिएट्स और ये बनाते हैं न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी APIs होते क्या हैं। तो दोस्तों, जब भी आप रॉ मटेरियल्स को लेकर उन पर रिएक्शन करके उनको ट्रीटमेंट देके उन पे डिफरेंट प्रेशर्स और टेम्परेचर में उनको ट्रीट करके रिएक्शंस करके जो आप कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। और इन्हीं इंटरमीडिएट्स को यूज़ करके हम आगे चल के APIs बनाते हैं। और ये APIs दोस्तों किसी भी ड्रग का एक मेन कॉम्पोनेंट होता है। जैसे कि हार्ट ऑफ द बॉडी होता है, वैसे ही APIs एक ड्रग का मेन कॉम्पोनेंट होते हैं जो कि एक्चुअली में आपकी बीमारी को ठीक करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर आप पेन किलर ले लें हैं तो आपके जो पेन को रिलीव करेगा, आपके पेन का जो ट्रीटमेंट करेगा वो API ही कहलाता है। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही शॉर्ट में हो गया कि APIs होते क्या हैं। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने जान लिया कि APIs क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आखिर क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले हम जान लेते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हम फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे लेते हैं, जैसे कि आप विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो गए, इनकी जो टैबलेट्स हो गई, या फिर फूड सप्लीमेंट्स हो गए, वो सारे फूड सप्लीमेंट्स जो हम एज अ सप्लीमेंट लेते हैं अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। हेल्थ कॉन्शियस लोग, जैसे कि आपके यूरोप वगैरह में, आपके जापान वगैरह में, US वगैरह में, वहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं। तो वो वहाँ पे फूड सप्लीमेंट्स का एक बहुत ज़्यादा प्रचलन है इन कंपैरिजन विद इंडिया। यहाँ पर भी अभी ये बहुत प्रचलन में आने लगा है, लेकिन जो इनका मेन मार्केट है डीवीज लेबोरेटरीज का न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, US, यूरोप, जापान, ये इनके बहुत बड़े मार्केट हैं। तो दोस्तों, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो उनको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स, मेन इंग्रेडिएंट, जैसा कि यहाँ पर आपका ड्रग्स को बनाने के लिए API होता है, वैसे ही इन सारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बनाने में जो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं उनको हम न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जेनेरिक बिजनेस में भी काम करते हैं और इसके अलावा ये कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में भी काम करते हैं। तो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस क्या होता है दोस्तों? अगर हम एक एनालॉजी ले लें कि जैसे कि अगर आप कोई बाइक या कार में आप कस्टमाइजेशन करवाना चाहते हैं तो आप अपनी एक रिक्वायरमेंट वर्कशॉप में या अपने डीलर को देते हैं और उस हिसाब से फिर वो आपके बाइक या कार में आपको कस्टमाइजेशन करवा के देते हैं। तो वैसे ही जब कोई फार्मा इंडस्ट्री के बड़े बड़े क्लाइंट्स जब डीवीज लेबोरेटरीज के पास आते हैं और वो अपनी कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट्स लेके आते हैं अपने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनको हम कस्टम सिंथेसिस बोलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूं मैं। तो उनको हम कस्टम सिंथेसिस बोलते हैं। उसमें ये अपने फार्मा कंपनीज, जो उनकी क्लाइंट कंपनीज होती हैं, उनको हेल्प करती हैं। और ये सेम चीज़ दोस्तों, जब ये लार्ज स्केल में एक बहुत बड़ा जब ऑर्डर इनके पास आता है और ये बहुत ही लार्ज स्केल में जब ये कंपनीज को देते हैं, तो वो दोस्तों क्रैम्स के अंदर आ जाता है। क्रैम्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। तो सेम चीज़, जब आप छोटी मात्रा में कस्टम सिंथेसिस, जब एक छोटी मात्रा में आप किसी फार्मा इंडस्ट्री की कंपनी को देते हैं तो उसको हम कस्टम सिंथेसिस बोलते हैं, जहां पर आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके अप्रूवल से लेके बाकी जितने भी लॉ अबाइडिंग रूल्स होते हैं वो सारे जब फॉलो करके आप किसी फार्मा इंडस्ट्री को देते हैं छोटे तौर पे, तो उसको आप कस्टम सिंथेसिस बोलते हैं। और जब वो सेम चीज़ आप बहुत ही लार्ज स्केल में एक मैन्युफैक्चरिंग करके जब एक बड़ी कंपनी को आप देते हैं तो वो क्रैम्स के अंडर आ जाता है। तो ये इन सभी चीज़ों में बिलोंग करते हैं। ये मैन्युफैक्चर करते हैं APIs, इंटरमीडिएट्स, न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये जेनेरिक बिजनेस में भी हैं, ये कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में भी हैं और ये क्रैम्स में भी हैं दोस्तों। तो ये सारा हो गया इनका बिजनेस सेगमेंट जिनमें ये काम करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम इनके मार्केट कैप पे नजर डालें तो ये निकल के आता है 86,017 करोड़ का। तो एक बहुत ही बढ़िया फार्मा इंडस्ट्री की एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर हम इनके करंट प्राइस पे नजर डालें तो ये निकल के आता है 3240। अगर हम इनके 52 वीक हाई में नजर डालें तो ये है 3335 का और इनका 52 वीक लो है 1565 का। इनका बुक वैल्यू निकल के आता है 275.36 का। इनका स्टॉक PE है 53.89 का और ये डिविडेंड यील्ड देते हैं 0.49 का। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों
दोस्तों 25.19 का और रिटर्न ऑन इक्विटी है 19.18 का, जो कि दोनों काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ पे नज़र डालें तो इन्होंने 3 सालों में 9.90 का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। जहाँ तक इनकी फेस वैल्यू की बात करें तो वो निकल के आता है 2 का दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में भी दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इनके मार्च क्वार्टर के सेल्स में नज़र डालें तो ये निकल के आता है 1390 का, और इनके जून क्वार्टर के सेल्स फिगर निकल के आते हैं 1730 का। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ इन्होंने मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर की तरफ दिखाई है। जहाँ तक इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो मार्च क्वार्टर में इनका एक्सपेंस निकल के आता है 945 का, जो कि बढ़ के जून क्वार्टर में हो जा रहा है 1030 का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में निकल के आता है 444 का, और जून क्वार्टर में ये बढ़ के हो जा रहा है 700 का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बढ़ोतरी देखी जा रही है, 32% से बढ़ के हो जा रहे हैं 40% के। तो काफ़ी पॉजिटिव फिगर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की दोस्तों तो यहाँ पर भी मार्च क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ रहा है 471 का, जो कि बढ़ जाता है जून क्वार्टर में 661 का। जहाँ तक इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है, विथ 388 इन मार्च क्वार्टर एंड 492 इन जून क्वार्टर। अर्निंग पर शेयर में जहाँ तक दोस्तों नजर डालो तो अच्छी खासी बढ़ोतरी अर्निंग पर शेयर में भी दिख रही है, विथ 14.62 इन मार्च क्वार्टर एंड 18.54 इन जून क्वार्टर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दिखाई हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इनके ईयरली रिजल्ट्स पर भी। तो दोस्तों अगर हम इनके ईयरली रिजल्ट्स पे नज़र डालें तो इनका 2019 का सेल्स फिगर निकल के आता है 4946 का, और 2020 में इनकी सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है, विथ 5394। अगर एक्सपेंसेस में नज़र डालें तो 2019 में इनके एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं 3073 का, और ये बढ़ के मार्च में हो जा रहे हैं 3571 के। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालें तो यहाँ पर हल्की सी गिरावट देखी जा रही है, विथ 2019 1873 का और 2020 में 1823 का हल्की सी गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर नजर डालें तो 38% से घट के हो जा रहे हैं 34% की, 4% की गिरावट देखी जा सकती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर नजर डालें तो ये 2019 में थे 1855 के, जो कि घट के 2020 में हो जा रहे हैं 1819 के। नेट प्रॉफिट में देखें दोस्तों तो नेट प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी दिख रही है। इन 2019 इट वॉज 1353 और 2020 में हो जा रहे हैं 1377। अर्निंग पर शेयर में नजर डालें दोस्तों तो 50.96 था 2019 में, हल्की सी बढ़ोतरी दिख रही है 51.86 की। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं, ईयरली रिजल्ट्स में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इनके सेल्स ग्रोथ पर भी। तो दोस्तों जहां तक इनके सेल्स ग्रोथ पे नजर डालें तो इन्होंने पिछले साल में दिखाए हैं 16.58 के अच्छे सेल्स ग्रोथ, 3 सालों में ये हो जा रहे हैं 9.90 के। 5 ईयर्स में इन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाई है 11.61 के, और 10 सालों में 19.07 का एक अच्छा खासा इन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाया है। काफ़ी बढ़िया फिगर्स हैं। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ में नजर डालें दोस्तों तो पिछले साल तकरीबन इन्होंने 17.58 का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। अगर हम 3 सालों की बात करें तो ये प्रॉफिट ग्रोथ हो जाता है 8.83 का, 5 ईयर्स में ये बढ़ के हो जा रहा है 9.81 का, और 10 सालों में इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है अपना 14.93% का। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई हैं। जहाँ तक हम बात करें इनके CAGR की दोस्तों तो इन्होंने पिछले साल में दिखाया तकरीबन 100% का CAGR। 3 सालों में ये CAGR बढ़ के हो जा रहा है 68.82% का। 5 ईयर्स में इनका CAGR हो रहा है 23.98 का, और 10 सालों में ये हो जा रहा है 24.15 का। तो CAGR भी दोस्तों काफ़ी एनकरेजिंग है। जहाँ तक बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की दोस्तों तो पिछले साल में रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आ रही है 19.18% की, 3 सालों में 18.75 का, जो कि 5 सालों में बढ़ के हो जा रहा है 20.74 का, और 10 सालों में 22.57 के बढ़िया इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाए हैं। तो दोस्तों अभी तक के सारे फिगर्स काफ़ी अच्छे नजर आ रहे हैं डिवीज लेबोरेटरी की। चलिए बात कर लेते हैं इनके शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर भी और उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। चलिए दोस्तों इसी के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नजर डाल लेते हैं। और अगर प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो मार्च और जून में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। इनकी शेयर होल्डिंग बरकरार है 51.97 पर। जहां तक फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो थोड़ी सी यहां पर गिरावट दिख रही है, 19.08 था मार्च क्वार्टर में, घट के जून क्वार्टर में हो गए हैं 18.17 के। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर हल्की सी बढ़ोतरी दिखाई है अपनी शेयर होल्डिंग में, 15.59 था मार्च क्वार्टर में और ये बढ़ के जून क्वार्टर में हो गए हैं 16.80 की। जहां तक कि पब्लिक
की बात करें तो यहाँ पर 13.35 से घटकर हो गए हैं 13.07 के। तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग सभी लोगों ने यहाँ पर दिखाई है। विथ प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग भी अच्छी खासी है, तो और की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स भी प्रोमोटर्स द्वारा ही दिखाई जा रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और पब्लिक ने भी अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न बना के रखा हुआ है। जहां तक बात करें हाईएस्ट प्रोमोटर होल्डिंग की, तो नीलिमा मोटापर्ती ने हाईएस्ट प्रोमोटर होल्डिंग यहां पर बना के रखी हुई है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की बात करें तो तकरीबन 34 स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है डिवीज लेबोरेटरीज में। जहां तक की बात करें इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की, तो 18.59 की इन्वेस्टर्स शेयर होल्डिंग बनी हुई है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग बना के रखी है विथ 4.694% की। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं इनके पी पर भी। अगर हम बात करें सेक्टर की पी की, तो ये निकल के आता है 38.74 का, जबकि डिवीज का पी रेशो निकल के आता है 62.48 का। अगर हम पीबी रेशो की बात करें तो कंपनी का पीबी रेशो निकल के आता है 11.76 का, और सेक्टर का पीबी निकल के आता है 4.12 का। तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे चल रही है। और अगर इनकी हाई वैल्यूएशंस की जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो ये बिकॉज ऑफ कोरोना इशू ओनली नहीं है, कंपनी काफ़ी पिछले टाइम से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो हम ये सिर्फ कोरोना इशू पे डाल के नहीं रख सकते कि बिकॉज ऑफ कोरोना इशू ही इनमें एक उछाल दिखा जा रहा है। ये कंटिन्यूअस ग्रोथ कंपनी काफ़ी पिछले टाइम से दिखा रही है, तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जहाँ तक डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है 0.57 का, और इनका डिविडेंड यील्ड है 0.49 का। तो सेक्टर के कंपेयर में काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड भी दे रहे हैं। जहां तक बात करें इनके सेंसेक्स के परफॉर्मेंस के साथ दोस्तों, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। अगर हम एक वीक की बात कर लें तो 2.64 है, 1 मंथ में 37.80 है, 3 मंथ में 39.24 है। जहां तक 6 मंथ्स की बात करें दोस्तों, तो यहां पर सेंसेक्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, जबकि डिवीज लेबोरेटरी आपको 52.87 के पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। जहां तक कि हम एक साल की बात करें तो सेंसेक्स ने आपको दिए हैं ओनली 5.87 के पॉजिटिव रिटर्न्स, जबकि डिवीज लेबोरेटरीज आपको दे रही है 105.84 के बढ़िया रिटर्न्स। जहां तक 3 सालों की बात करें तो सेंसेक्स ने आपको दिया है 22.98 के रिटर्न्स, जबकि डिवीज लेबोरेटरीज आपको दे रही है 380.89 के ज़बरदस्त रिटर्न्स। जहां तक 5 सालों की बात करें तो यहां पर सेंसेक्स आपको दे रहा है 49.27 के रिटर्न्स, जबकि कंपनी आपको दे रही है 198.57 के ज़बरदस्त रिटर्न्स। और अगर आप 10 सालों में नज़र डालें दोस्तों, तो सेंसेक्स आपको दे रहा है 113.74 के पॉजिटिव रिटर्न्स, लेकिन कंपनी आपको दे रही है 766.34 के ज़बरदस्त रिटर्न्स। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं कि 5 साल में और 10 साल में कंपनी आपको कितना इन्वेस्टमेंट बना के दे रही है। अगर हम 10 सालों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कंपनी का CAGR निकल के आता है 24.15 का, और अगर कोई इन्वेस्टर इसमें 1 लाख रुपए लगा के छोड़ देता है 10 सालों के लिए, तो उसका फाइनल इन्वेस्टमेंट बनता है दोस्तों 8,69,896 का, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में तकरीबन 7,69,896 की बढ़ोतरी है, विथ एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 769.90। तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको डिवीज लेबोरेटरीज बना के दे रही है। जहां तक बात करें 5 सालों की दोस्तों, तो यहां पर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं, विद अ CAGR ऑफ 23.98 फॉर 5 years, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख एंड ड्यूरेशन ऑफ 5 years। आपका फाइनल अमाउंट बन के आता है 2,92,926 का, जहां पर आपका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है 1,92,926 का, विद एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 192.93। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने आपको 5 साल और 10 साल में बना के दिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं कि इनके सपोर्ट लेवल्स क्या रहेंगे और हम कहाँ पर इसमें एक बाइंग पोजीशंस और एक टारगेट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इनके प्राइस चार्ट पे नज़र डालें तो इन्होंने आज का दिन का लो बनाया है तकरीबन 3220.64 का, और जो इन्होंने हाई बनाया है तकरीबन 3268.94 का, और एक अपसाइड दिखाया तकरीबन 5.70 का। तो बहुत ज़्यादा मूव आज के दिन में कंपनी ने नहीं दिखाए हैं। अगर हम बात कर ले 1 वीक के, तो 1 वीक में इन्होंने लो दिखाया तकरीबन 3071 का, और हाई बनाया था तकरीबन 3335 का, और एक रिटर्न दिखाया इन्होंने 3.62 का। अगर हम बात कर लें इनके 1 ईयर के बहुत दोस्तों, तो 1 ईयर में तकरीबन 100% का रिटर्न कंपनी ने दिखाया है, और लो बनाया था तकरीबन 1568 का, और हाई बनाया तकरीबन 3335 का। तो दोस्तों, ये अपने लो से काफ़ी ऊपर आ चुका है और अपने हाई के अराउंड ही ये ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों हम इनके 5 सालों के चार्ट पे नज़र डालें तो यहाँ पर इन्होंने लो बनाया था तकरीबन
532.65 का और हाई दिखाया 3335 का, और रिटर्न दोस्तों यहाँ पे दिखाया तकरीबन 199.78 का। अगर हम इनके मैक्सिमम हिस्टोरिकल चार्ट पे नजर डालें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये लो था। 7.75 से बढ़ते हुए कंपनी 3335 पर आ चुकी है दोस्तों। 7 रुपये की कंपनी थी और ये 3335 पर आ चुकी है। और इनका अगर आप ग्राफ भी देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है और पिछले कुछ टाइम में इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त एक रैली दिखाई है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि इनके हम बाइंग लेवल्स कौन से रहेंगे। तो जो एक पहला बाइंग लेवल हमको दोस्तों वो नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है हमको 3208 का दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी बना सकते हैं। दूसरा जो नज़र आ रहा है हमको, वो नज़र आ रहा है दोस्तों 3176 का। यहाँ पर आप एक दूसरी बाइंग लेवल बना सकते हैं। तीसरा जो हमको बाइंग लेवल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 3140 का दोस्तों। यहाँ पर भी आप तीसरी बाइंग लेवल बना सकते हैं। और चौथा जो एक बाइंग लेवल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 2100 का दोस्तों। तो ये हो गए 4 बाइंग लेवल दोस्तों, जहाँ पर ये आप शॉर्ट से मिड टर्म एक बाइंग लेवल में बना सकते हैं। अगर हम एक प्रॉफिट बुकिंग की बात करें दोस्तों, तो नियर टर्म में एक आप प्रॉफिट बुकिंग जो कर सकते हैं उसका पहला लेवल हमको नज़र आ रहा है 3276 का दोस्तों। तो यहाँ पर आप अपनी पहली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरा लेवल जो हमको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 3312 का दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक दूसरी बाइंग लेवल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर हम तीसरे प्रॉफिट बुकिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 3344 पे दोस्तों। तो 3344 पे आप एक तीसरी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जो फोर्थ एंड लास्ट हमको एक लेवल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है हमको 3364 का दोस्तों। तो ये चारों लेवल्स है दोस्तों जहाँ पर आप नज़र बनाए रखें और यहाँ पर आप अपनी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर हम एक कंजर्वेटिव बायर के नज़रिए से देखें दोस्तों, तो हमको एक कंजर्वेटिव बाइंग लेवल जो नज़र आती है वो नज़र आती है 2160 का दोस्तों। तो यहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक कंजर्वेटिव बाइंग लेवल पे नज़र बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे सपोर्ट लेवल्स हमने आपको बता दिए हैं और टारगेट लेवल्स भी बना दिए हैं, जहाँ पर आप अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं फॉर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ भी शेयर करेंगे। दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपका एक लाइक हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हमें ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आगे भी लाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।